अब नेक्स्ट यूनिट हमारे पास ये सेकेंड ईयर का लास्ट यूनिट है एंड दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। उसके बाद फिर हम वन बाय वन उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल न्यूक्लियस के हवाले से, और न्यूक्लियस के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये चीज़ें आपके पास आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, उन्हें डिस्कस किया जाएगा। फिर इसी तरह से जब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात होगी तो हम आइसोटोप्स को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दोबारा से न्यूक्लियस से रिलेटेड, और ये होगा रिलेटेड टू मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। पहले सिलेबस में होता था, फिर इसको निकाल दिया गया। जो प्रीवियस हमारे पास सिलेबस था उसमें ये टॉपिक नहीं था। मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसको हमने डिस्कस करना है। आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम यहां डिस्कस कर रहे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ आएगा। ये दो टॉपिक्स हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली यही मेन टॉपिक होते थे आपके इस यूनिट के अंदर। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया जाएगा और उसके अलावा हाफ लाइफ को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर्स, ये भी हमारे पास प्रीवियसली पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा नहीं था, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मूलर काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये हमारे पास सिलेबस का हिस्सा है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। तो क्या फ़र्क होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, इनमें फिशन में और फ्यूजन में, उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि फिशन जोड़ तोड़ने को कहते हैं, फ्यूजन मिलाने को कहते हैं। तो एक बच्चे ने पूछा कि जी लेज़र किस तरह से फ्यूजन में यूज़ होती है। बच्चे, लेज़र की मदद से हम वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो सके, क्योंकि हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए कि न्यूक्लियस कंबाइन हो, वो हम लेज़र की मदद से प्रोवाइड करते हैं। फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक होगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर का भी होगा, कि किस तरह से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो इसमें कवर होंगे। जैसे एक कॉमन टॉपिक है, और ये हमारे पास हर साल पीएमसी के सिलेबस में भी होता था या पीएमडीसी में भी होता था, वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन है, कि डिफरेंट रेडिएशंस के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं, मेडिकल यूजेस और इसके अलावा इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर जो भी यूजेस हैं उनको हम ब्रीफली यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, वो भी इस टॉपिक का हिस्सा है। बाकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है वो भी हमने पढ़ना है इसके अंदर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर वो भी हमने पढ़ना है, लेकिन वो देख लेंगे कॉमन टॉपिक है या डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी लेवल तक है, मतलब एफएससी के लेवल तक है। अपनी बुक के बियॉन्ड हमें उससे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमसे उसके बारे में पूछा जाता, ना हमने उसको पढ़ना है। तो जो चीज़ें हैं बुक में उनको ही अच्छी तरह से कवर कर लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा। बुक में स्टिमुलेटेड और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन सेम लिखा हुआ है, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल बच्चे, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एक्साइटेड स्टेट में जाए। सिंध के अंदर ये दो चैप्टर हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो रेडिएशंस वाला हिस्सा है उसको अलहदा किया हुआ है और उससे पहले टॉपिक्स को अलहदा किया हुआ है। तो है बेसिकली एक ही चैप्टर, लेकिन उसको तोड़ा हुआ है। जैसे सिंध के अंदर जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका एक अलहदा उन्होंने चैप्टर बनाया हुआ है, और वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पूरे के पूरे एफएससी कोर्स में डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ रहे होते हैं। जैसे हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं तो वहां पर हम गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वॉल्टमीटर को पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंध के अंदर उन्होंने अलहदा से उसको तोड़ कर एक अलहदा चैप्टर बना लिया। तो मेन पर्पज तो टॉपिक कवर करना है ना। अब वो टॉपिक चाहे 2 में हो, 3 में हो, उससे फर्क क्या पड़ता है।
स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने इस यूनिट को, और इस यूनिट में हम सबसे पहले बात जो कर रहे होंगे वो न्यूक्लियस की बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। इसकी डिस्कवरी भी आप लोग जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी हमारे पास रदरफोर्ड ने। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे पास किसने की, कब की, ना हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो डिस्कवरी है वो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल का, उसके थ्रू हुई। कि जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, डिफ्लेक्ट हुए, तो वहाँ से डिटेक्ट हुआ कि कोई भी हमारे पास जो एटम होता है उसका एक सेंट्रल पार्ट है जो मैसिव पार्ट होता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में जो बातें हमें पता होनी चाहिए मैं उनको वन बाय वन यहां पर डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल एंड मैसिव पार्ट ऑफ एन एटम। दूसरी बात हमारे पास न्यूक्लियस के हवाले से कि हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है। अगर हम न्यूक्लियस की चार्ज बात करें, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि एटम न्यूट्रल इस वजह से क्योंकि जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज होने की जो रीजन आपके पास है वो क्या होती है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इस वजह से हमारे पास न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके कंबाइन होने से न्यूक्लियस बनता है, हम उनको क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स बेसिकली हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और मेनली हम जिन पार्टिकल्स को यहां पर कंसीडर करते हैं कि किन को न्यूक्लियॉन्स माना जाता है, दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। इसको न्यूक्लियॉन नंबर का नाम भी देते हैं, जिसको आप एटॉमिक मास भी कहते हो। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी या न्यूक्लियस के बारे में हम जो टर्म यूज करते हैं वो ये कि जो न्यूक्लियस की जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उन स्पीशीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड बेसिकली क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियर स्पीशीज हैं, और इनको कैसे लिखा जाता है, इसका सिंबल हमारे पास एक्स वाई जो भी यूज करना चाहें उसको कर सकते हैं। ऊपर एटॉमिक मास और नीचे हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक नंबर। और यही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दोनों आप एक साइड पे भी लिख सकते हो, इनका दो डिफरेंट साइड पे जो लिखना है वो जरूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट बात न्यूक्लियस के हवाले से जो हम करेंगे वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, इन प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों की बेस पे हम न्यूक्लियस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को इसके अलावा क्या कहा जाता है, इसके अलावा इसको चार्ज नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, और चार्ज नंबर के अलावा इसको प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। सिंबल हमारे पास इसका होता है कैपिटल जी। क्या है ये आप सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर क्या है, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब एक बड़ा आसान सा मेरा आपसे सवाल है, हमारे पास किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, तो क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज नंबर कह सकते हैं?
अगर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं तो क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज नंबर कह सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि जो चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर है दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो Z इज प्योरली रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसके इक्वल है, या आप वैसे पता है, हम आगे लिखेंगे भी, ये एटॉमिक मास और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके डिफरेंस के इक्वल है। तो अगर आपको एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो आपके पास एटॉमिक जो नंबर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एटॉमिक मास की। अब एटॉमिक मास को इसके अलावा मास नंबर का नाम दिया जाता है, और मास नंबर के अलावा इसको न्यूक्लियॉन नंबर का नाम भी दिया जाता है। ये नाम आपको पता होने चाहिए ताकि जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछे जाएं ये आपके गलत ना हो। अब एटॉमिक मास, मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, ये क्या है? ये आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स inside the nucleus. These are called atomic mass या फिर mass number या फिर न्यूक्लियॉन नंबर। अब इसके लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो सिंपल ये होगा कि आपने एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन नंबर, इनका सम लेना है। तो आपके पास फाइंड क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है दैट इज न्यूट्रॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन नंबर नाम से पता चलता है कि क्या है, दीज आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। क्योंकि अगर ए जी प्लस एन के इक्वल है, ए जी प्लस एन के इक्वल है, तो एन किसके इक्वल होगा? वो ए माइनस जी के इक्वल होगा। तो अगर दो न्यूक्लियस की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद इक्वल है तो इसका मतलब होगा कि उन दोनों के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इक्वल होगा। तो डिफरेंस जो है इन दोनों नंबर्स का, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का, इसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूट्रॉन नंबर का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज की बेस पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग न्यूक्लियस को क्लासीफाई करते हैं कि न्यूक्लियस की हमारे पास ओवरऑल कितनी टाइप्स हैं। तो इन चीज़ों की बेस पे हमारे पास न्यूक्लियर की जो ओवरऑल टाइप्स हैं वो है 4। इन चीज़ों की बेस पे जब हम न्यूक्लियस को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस की कितनी टाइप्स हैं? वो 4 टाइप्स हैं। अब वो क्या क्या है? इनमें से 3 के नाम तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। चौथा नाम आपके पास वो डिफरेंट होगा क्योंकि उसको नहीं पढ़ाया जाता। तो इवन अगर आप लोग उसको याद नहीं भी करते तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं पर किसी टेस्ट में वो पूछा जाए तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब क्या है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस? आइसोटोप्स। आप सब जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोबार्स, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। फिर मिरर आपके पास आइसोटोन्स, ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। और जो चौथा नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं जो शायद आप लोगों के लिए नया हो, वो है मिरर न्यूक्लियाई। अब इन सब में क्या चीज डिफरेंट है, क्या चीज कॉमन है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रख लें कि जो आइसोटोप्स होते हैं दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो आइसोटोप्स हैं ये क्या है? दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब क्या है इसका? जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन की 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। ये जो आइसोटोप्स हैं ये एक ही एलिमेंट के हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट एटम्स होंगे।
तो दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। लेकिन जो आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब अगर हाइड्रोजन और हीलियम है तो उनके आइसोबार्स होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन है तो उसके आइसोटोन्स होंगे, तो ये डिफरेंट होंगे। तो ये तीनों और इवन मिरर न्यूक्लियाई भी, ये तीनों हमेशा आपके पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ये सेम नहीं होते। तो किसी भी जगह पर आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आइसोटोप तो सेम एलिमेंट का होना है। तो मेन अगर किसी जगह पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो वो आपको आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स के अंदर बार का मतलब होता है मास या प्रेशर। जो बार का वर्ड है ये मास के लिए और प्रेशर के लिए यूज होता है। तो आइसो मीन्स सेम, इसका मतलब इनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा। जो आइसोटोन्स हैं इसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और जो मिरर न्यूक्लियाई है उसके अंदर हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आती क्योंकि कई आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, तो उसमें हम ये बात नहीं करते कि क्या चीज सेम है क्या चीज डिफरेंट है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है, और जो एटॉमिक मास है दैट मे और मे नॉट बी सेम। इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कि वो सेम हो भी सकता है और वो सेम नहीं भी हो सकता। अब बाकी तीन की पहचान तो पता चल गई कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि आइसोबार है, आइसोटोन है या आइसोटोप है। मिरर न्यूक्लियाई में आपकी पहचान कैसे होती है? बच्चे आपको मैं ये आसान सी एग्जांपल दूं। जब आप मिरर के अंदर अपने राइट हैंड को देखते हैं तो आपको वो लेफ्ट हैंड नजर आता है। इसी तरह से है कि आप क्रिकेट मैच देखो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर उसका मिरर में इमेज देखें तो वो राइट हैंड नजर आएगा, और अगर एक राइट हैंडेड बैट्समैन होगा तो वो आपको लेफ्ट हैंड पे नजर आएगा। ये मिरर इमेज कहलाता है कि राइट वाली चीज लेफ्ट पे और लेफ्ट वाली चीज आपके पास कहां पर है? वो राइट पर है। अब इसी चीज को माइंड में रखते हुए मिरर न्यूक्लियाई की अगर बात करें कि हमारे पास दो न्यूक्लियाइज हैं एक्स और वाई, एक एक्स है और एक वाई है। अब अगर एक्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन वाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो, अगर एक्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन वाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो और एक्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो, तो इसे बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। एक्स के प्रोटॉन वाई के न्यूट्रॉन के इक्वल और एक्स के न्यूट्रॉन वाई के प्रोटॉन के इक्वल, दीज आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। तो अगर कहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मिरर न्यूक्लियाई क्या है तो आप उनको यूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अभी बात करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज होती है। अब आ जाएं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं यहां पर एग्जाम्पल जब ये टॉपिक करवाता हूं तो मैं आइसोटोप्स की एग्जाम्पल लिखता हूं और उसी एग्जाम्पल से फिर बाकी एग्जाम्पल्स को हम लेकर आते हैं। तो ये काम अब आप लोग करेंगे। मैं आइसोटोप्स की एग्जाम्पल यहां पर लिखूंगा, आपने उन एग्जाम्पल्स में से मुझे बताना है कि कौन उनमें से आइसोबार है, कौन आइसोटोन है और कौन मिरर न्यूक्लियाई है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स अगर बात करें, H11, H21, H31। हीलियम की बात करें तो हीलियम हमारे पास 32, हीलियम 42। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हमारे पास आ जाता है 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं लेकिन मैं चंद एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं क्योंकि ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको बाकियों के आंसर मिलेंगे। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 14, और नाइट्रोजन 15। अब आपने मुझे इन्हीं एग्जाम्पल्स में से बताना है कि कौन से दो आइसोबार्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है ना, तो एटॉमिक मास सेम है तो यहां देखें H31 और हीलियम 32,
एटॉमिक मास सेम है, ये आइसोबार्स है। तो आप सबकी एग्जांपल्स मुझे ज़रा लिख कर बताएं कि आइसोबार्स की इन एग्जांपल्स में से ये एग्जांपल्स हैं, आइसोटोन्स की ये हैं और मिरर न्यूक्लाई की ये हैं। जी अब देखिएगा एग्जांपल्स। आइसोबार की एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर मार्क कर दी, तो आइसोबार की एग्जांपल तो आपके पास आ जाएगी हाइड्रोजन 3,1 और हीलियम 3,2, ये आपके पास आइसोबार है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 14,6 और नाइट्रोजन 14,7, ये आपके पास आइसोबार्स है। अब आ जाए आइसोटोन्स की तरफ। आइसोटोन्स के लिए आपने ये देखना है कि आपके पास जो एटॉमिक मास और नंबर उनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखो कि आपके पास 3 और 1 का जो डिफरेंस है, 3 और 1 का वो डिफरेंस है 2, तो यहां 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना है 2, तो ये आपके पास क्या है आइसोटोन्स है। इसी तरह 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, और 3 और 2 का डिफरेंस भी क्या है 1, ये आइसोटोन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके इक्वल है। सिमिलरली 13 और 6 डिफरेंस कितना है 7, और हमारे पास जो 14 और 7 है इसका डिफरेंस भी कितना है, वो 7 है। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर आइसोटोन्स। और एग्जांपल्स और भी हैं आपके पास, तो यहां पर मैं वो एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो हमें यहां से मिलती हैं। जैसे कार्बन 14,6 में देखें तो कार्बन 14,6 में जो डिफरेंस है वो 8 है, और नाइट्रोजन 15,7 में भी आपका जो डिफरेंस है वो कितना है 8 है। तो ये क्या है आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स की एग्जांपल्स हम यहां पर अगर लिखें तो हाइड्रोजन 2,1 और उसके अलावा हमारे पास हीलियम 3,2, यहां पर 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, दोनों के न्यूट्रॉन्स इक्वल है। इसके अलावा हाइड्रोजन 3,1 एंड हीलियम 4,2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, आइसोटोन्स है। कार्बन 13,6 और इसके अलावा नाइट्रोजन 14,7, 13 और 6 का डिफरेंस 7, और 14 और 7 का डिफरेंस भी 7, और इसी तरह कार्बन 14,6 और नाइट्रोजन 15,7, कितना डिफरेंस है 8, और 15 और 7 का डिफरेंस भी क्या है 8। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास ऑप्शंस दी होंगी और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन आइसोबार्स हैं, कौन आइसोटोन्स हैं। तो आप उनको इस एग्जाम्पल से, आप इस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ जाए मिरर न्यूक्लियाई की तरफ। अब मिरर न्यूक्लियाई के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल होने चाहिए। अब एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल हो तो वो मिरर न्यूक्लियाई है। अब मिरर न्यूक्लियाई के लिए मैं आप 4 ऑप्शन होंगे ना, वहां पर 4 ऑप्शन को चेक करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये एग्जाम्पल अगर मैं लूं, क्या ये मिरर न्यूक्लियाई है या नहीं है। तो हाइड्रोजन 3,1 और हीलियम 3,2। हाइड्रोजन 3,1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 2, और हीलियम 3,2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 3 और 2 का डिफरेंस वो कितना है 1। तो बच्चे आपके पास प्रॉपर्टी पूरी हो गई कि पहले के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल है और पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के इक्वल है, तो ये मिरर न्यूक्लियाई है। ये क्या है, मिरर न्यूक्लियाई है। लेकिन क्या हर आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई होता है? जैसे ये एग्जांपल जो मैंने यहां पर मेंशन की, ये आइसोबार है, और ये आइसोबार के अलावा ये मिरर न्यूक्लियाई भी है। लेकिन क्या हर आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई होगा? इसको मैं चेक कर देता हूं आपके सामने। क्या ये कार्बन 14,6 और नाइट्रोजन 14,7 भी मिरर न्यूक्लियाई है? तो आंसर है नो। कैसे चेक करें? इसके प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, इसके प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 7। तो क्या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है? नो। इसका मतलब क्या हुआ, हर आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई नहीं होता। तो जब 4 ऑप्शंस दी होंगी तो उन 4 ऑप्शंस को आपने चेक करके बताना होगा कि कौन उसमें से मिरर न्यूक्लियाई है और कौन नहीं है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस की टाइप्स होती हैं, जो हमारे एफएससी के लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्कस होती हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा कि हमारे पास आइसो जो डायफर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे सिलेबस में या फिजिक्स में कहीं पर डिस्कस नहीं होता, ठीक है, हमारे लेवल के ऊपर। लेकिन क्या है, एज अ सेपरेट नोट मैं आपको बता देता हूँ। आइसो डायफर्स वो होते हैं, वो न्यूक्लियाई होते हैं
जिनमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस इक्वल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर इनका डिफरेंस इक्वल होगा तो इनको कहा जाता है आइसोडायफर्स। फर्दर न्यूक्लियस की बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर मैं दो चीजों को डिस्कस करूंगा। एक मैं डिस्कस करूंगा उसके रेडियस को और एक मैं डिस्कस करूंगा उसके वॉल्यूम को। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस में अगर हम बात करते हैं पहले कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास। जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा मींस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास ज्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस का साइज भी ज्यादा होगा। अब रेडियस का क्या रिलेशन है और इसी तरह से वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। जो रेडियस हमारे पास होता है न्यूक्लियस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास। क्यूब रूट जो पावर 1/3 है ये हमारे पास क्यूब रूट होता है। अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब खत्म होता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है आर नॉट, और आर नॉट बेसिकली हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसका रेडियस है जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये कैसे आता है जब एटॉमिक मास को 1 पुट किया जाए, तो आर नॉट टाइम्स ए पावर 1/3, और जो आर नॉट की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है दैट इज 1.2 फर्मी। फर्मी क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? जैसे माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, फर्मी क्या होता है? जैसे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर है। व्हाट इज फर्मी? बिल्कुल फेम्टोमीटर को फर्मी कहा जाता है। तो जो फर्मी है ये बेसिकली फेम्टोमीटर है, मींस 10⁻⁻15 मीटर। तो विदाउट कैलकुलेटर तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेडियस है उसका रिलेशन क्या है और वो किस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस डिपेंड करता है एटॉमिक मास के क्यूब रूट के ऊपर। अब हम जब वॉल्यूम की बात करेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या वो भी क्यूब रूट पे डिपेंड करेगा? तो उसका आंसर होगा नो। जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, उसकी पावर 1। अगर एटॉमिक मास जितने टाइम बढ़ रहा होगा उतने टाइम्स हमारे पास जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। अब यहां पर क्यों ऐसा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। जो वॉल्यूम का फार्मूला वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप यहां पर किसी भी न्यूक्लियस के वॉल्यूम को लिखोगे तो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब आएगा ना। तो जब आपने यहां पर इस आर क्यूब की वैल्यू पुट करनी है यहां से, तो क्यूब उस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, तो मैं उसको डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या रिलेशन आएगा, आर नॉट पावर 3, या के पास स्मॉलेस्ट जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम आ गया जिसको वी नॉट हम लिख सकते हैं, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। तो अब इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर आपको दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक मास गिवन हो तो आप उनकी वॉल्यूम की रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई गिवन हो तो आप उनकी वॉल्यूम की रेशियो को फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर V1/V2 तो दैट इज सिंपली इक्वल टू A1/A2, ये इसका रिलेशन होगा। तो एटॉमिक मासेस की रेशियो से आपके पास डायरेक्ट वॉल्यूम की रेशियो आ जाती है। अब मैंने जो बातें बताई हैं इससे रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है? क्या जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम जो न्यूक्लियॉन्स होंगे दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी, क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी आपके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है? कि जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा क्या उतनी न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्यादा होगी? इसका आंसर है नो। एटॉमिक जो हमारे पास मास है उसके ऊपर हमारी न्यूक्लियस की डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियर जो डेंसिटी हमारे पास होती है इसके बारे में मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। अब जिन बच्चों ने यस कहा नो कहा मुझे नहीं पता वो किस तरह से इसको सॉल्व करके कह रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको अगर सॉल्व करते ना, एक छोटा सा आपके पास स्टेप है उससे आप सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता कि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। अब वो क्या है, आपके पास डेंसिटी किसके इक्वल है, मास बाय वॉल्यूम पे। ऊपर एटॉमिक मास आ गया A, नीचे वॉल्यूम का फार्मूला लिखो जो भी लिखा
4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, ये फार्मूला है ना, आर नॉट का क्यूब, और साथ क्या आ जाएगा ए। तो ये जो एटॉमिक मास है ये कैंसिल हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हमारे पास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक मास सॉरी न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके इंडिपेंडेंट होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि कोई भी न्यूक्लियस हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी न्यूक्लियस हो, 4 ऑप्शंस दी जाए, पूछा जाए किसकी न्यूक्लियर डेंसिटी ज्यादा है, तो याद रखिएगा तमाम की न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल होती है, और आप इस रिलेशन से वो कैलकुलेट कर सकते हो। वो 2.25 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चाहे कोई न्यूक्लियस छोटा है चाहे न्यूक्लियस बड़ा है, हमारे पास तमाम की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। क्यों इतनी ज्यादा न्यूक्लियर डेंसिटी है, मतलब हम अगर इस वैल्यू को देखें, ये पावर देखें 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्यों इतनी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है बच्चे? तो उसकी वजह हमारे पास बड़ी सिंपल सी है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से पर मीटर क्यूब हमारे पास जो मास होगा वो काफी ज्यादा होता है। तो ओवरऑल एटॉमिक मास के ऊपर न्यूक्लियर की डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, और हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू बचे आती है, ये ओवरऑल ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियस के लिए सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बड़ा सिंपल सा पॉइंट, एक टर्म यूज होती है न्यूक्लियस के चार्ज के हवाले से, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की जो टर्म यूज होती है ये आपके पास किसके हवाले से है? ये आपके प्रोटॉन्स की तादाद के हवाले से। तो न्यूक्लियर चार्ज आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होती है सिंपली आपके प्रोटॉन्स को। तो किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज जो है दैट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, और हमारे पास किसके इक्वल होगा? जो न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, और चार्ज क्वांटाइज है, तो चार्ज हमेशा जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो Q इज इक्वल टू Z टाइम E। और कहीं पर भी आपसे अगर कहा जाए कि दो न्यूक्लियस के चार्जेस की रेशो फाइंड करें, तो सिंपली आपकी उनकी रेशो उनके एटॉमिक नंबर की रेशो के इक्वल आएगी। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, आपको उनका चार्ज नंबर पता है, तो अगर आप उनकी चार्ज नंबर की रेशो फाइंड कर लोगे तो आप न्यूक्लियस के चार्ज की रेशो को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये जो टर्म्स हैं ये बोलने में मुश्किल हैं, लेकिन जब हम इनको समझ के सॉल्व करते हैं तो वो आसान होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्ज करो एक हीलियम में और एक हाइड्रोजन है, इन बताओ इनके न्यूक्लियर चार्ज की रेशो क्या है? तो न्यूक्लियर चार्ज की रेशो का मतलब है सिंपली उनके एटॉमिक नंबर की रेशो आपने फाइंड करनी है। रेडियस कांस्टेंट नहीं है बच्चे, रेडियस एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है, मैंने ऊपर लिखा भी है। रेडियस कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज कांस्टेंट है तमाम न्यूक्लियाई में नेचुरली वो उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी है। हर एक की जो न्यूक्लियर डेंसिटी है पर हमारे पास मीटर क्यूब जो नंबर ऑफ क्वांटिटी मास की होगी वो सब न्यूक्लियस में क्या होगी? वो सेम होगी। और वो चीज हम जस्टिफाई करते भी हैं कि वो बाय रिलेशन हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास न्यूक्लियस से रिलेटेड आता है न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के हवाले से। जैसे न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर साइज है, इस तरह न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है। कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है? स्टेबल न्यूक्लियस आपके पास होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं उन्हीं के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं कि वो डिके होते हैं, वो नेचुरली ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है कि डिके करेंगे। अब न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को समझने के लिए एक सिंपल सा ग्राफ आपको बताता हूं कि उस ग्राफ को आपने समझना है, उससे आपको पता चलेगा कि हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को किस तरह से रीड करते हैं और हमारे पास ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये ग्राफ आपके पास होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान। तो मतलब एक तरह का हमने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को देखना हो, ऊपर Q1 ओवर Q2 होगा तो Q1 ओवर Q2, ये तो बच्चे टिपिकल चीजें हैं ना, मैं ये 2 कर दिया जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फोर्सेस का। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस के इनसाइड अगर हम ओवरऑल देखें तो कितनी तरह की फोर्सेस प्रेजेंट है।
अगर हम किसी भी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं इन दोनों को डिफरेंट कलर से शो करता हूं कि लेट्स से मेरे पास जो येलो है ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन्स को, तो सेम टाइम के ऊपर हमारे पास यहां पर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से ही हमारे पास जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर जो दो कलर्स यूज़ किए, मैं दोनों कलर्स को अगर यहाँ बता दूं कि दोनों आपके पास कलर्स में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास जो ब्लू है ये रिप्रेजेंट करता है लेट्स से आपके प्रोटॉन्स को, मतलब कोई भी आप कलर किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई लाजिम मतलब नहीं होता कि बस यही यूज़ होंगे। अगर ब्लू यूज़ करता है प्रोटॉन्स को तो यहाँ पर येलो आपके पास यूज़ हो रहा है न्यूट्रॉन्स के लिए। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब फोर्सेस कितनी तरह की हैं, तो एक न्यूक्लियस के अंदर हम देखें तो हमें दो तरह की फोर्सेस मिलती हैं। एक हमें मिलती है प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स, और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो हमें फोर्स मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और दूसरी फोर्स हमें जो मिलती है यहां पर वो मिलती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। और ये जो फोर्स हमारे पास है जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है, और ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास हो या न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो, ये जो फोर्स हमारे पास है ये न्यूक्लियर फोर्स है। और ये वो न्यूक्लियर फोर्स है जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया होता है। तो इवन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस ब्रेक क्यों नहीं करता, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो डोमिनेट कर रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। और जब तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगी, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल रहता है, वो ब्रेक नहीं करता। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग हो, ये कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होता है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है तो बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। और उस प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स के बढ़ने की वजह से हमारी जो डोमिनेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चली जाती है, न्यूक्लियर फोर्स मैग्नीट्यूड में कम हो जाती है और न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्वेश्चन जो ऊपर बच्चे ने पूछा कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, तो रिपेल करते हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रिपेल नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग आपके पास न्यूक्लियर फोर्स होती है, आपके पास न्यूक्लियस जो है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और ये तब होगा जब आपके पास एटॉमिक नंबर कम होता है। तो जिनके एटॉमिक नंबर आपके पास स्मॉल होते हैं ना, 82 से लेसर होते हैं, जो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी है। और जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी न्यूक्लियर फोर्स से डोमिनेट कर जाती है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स। हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल मीन्स वो ब्रेक कर जाएगा फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। और फिर उनके ब्रेकिंग के वक्त रेडिएशन एमिट होती हैं, जिनकी टाइप्स हम पढ़ते हैं अल्फा, बीटा और गैमा। तो न्यूक्लियस में दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन एक टाइम के ऊपर डोमिनेट दोनों नहीं करती। डोमिनेट जो करेगा उसका रिजल्ट हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहा होता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कहां पर है, तो दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये किन के दरमियान है, दैट इज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ये आपके न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, उनके दरमियान होती है। और हम इस फोर्स को नाम क्या देते हैं, हम इस फोर्स को नाम दे रहे होते हैं कि दैट फोर्स इज बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बारे में याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास ये स्ट्रांग फोर्स होती है, स्ट्रांग इंटरेक्शन होती है, और ये चार्जेस के इंडिपेंडेंट होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती। तभी तो एक न्यूट्रल
और हमारे पास एक चार्ज बॉडी के दरमियान ये एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस हैं, इनका कोई ताल्लुक चार्ज से नहीं होता, ये नेचुरली हमारे न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे भी। अब ये जो रेंज आप अगर देखो कि ये जो 10⁻⁻15 है, ये बेसिकली न्यूक्लियस का स्मॉलेस्ट साइज है जब हाइड्रोजन की बात करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको जो रेडियस की वैल्यू लिखवाई थी फर्मी में, वो 10⁻⁻15 थी, मतलब इतनी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जब बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर की बात हम करते हैं, तो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर जो कायनात की तरफ से फोर्सेस हैं, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है, जो उसको टूटने से बचाता है। इवन उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो गई कि न्यूक्लियर फोर्सेस किन की वजह से हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स की वजह से होती हैं। और इनके बारे में एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं, ये आगे जाके हमने पढ़ना भी है इस यूनिट के अंदर, कि हमारे पास दीज आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मतलब इस डिस्टेंस के ऊपर ना, 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ, क्योंकि हम उनको यूनिफाइड फोर्स के तौर पे ले रहे होते हैं। उन दोनों से ये क्या होती है, ये स्ट्रांग होती है। अब आ जाएं वापस न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के ऊपर, कि अब आपको एक बात पता चल गई कि न्यूक्लियर स्टेबल क्यों होता है। जब हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हो तो न्यूक्लियर स्टेबल होता है, और जब उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाती है तो फिर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूं लेट्स से स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोपोर्शनली हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर एक मैथमेटिकल टर्म यूज होती है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, स्लोप सेम रहेगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसकी वैल्यू रेशो की क्या आएगी, 1। ये कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें ये रेशो 1 के इक्वल आती है? ये आपके लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। इनको लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम दिया जाता है, जिनमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल, और ये रेशो किसके इक्वल आती है, 1 के। लेकिन अगर ये रेशो हमारे पास 1 के इक्वल ना हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो है वो डेविएट करेगा। अब ग्राफ की डेविएशन आपके पास अगर ऊपर की तरफ है तो आप ग्राफ के स्लोप के बारे में जानते हो कि ग्राफ अगर ऊपर की तरफ डेविएट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो रही है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो रेशो है हमारे पास वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर हमारे पास ये ग्राफ डेविएट करता है डाउनवर्ड लाइक दिस, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। और अब हम ये कहेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो 3 चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, या तो इसकी रेशो 1 के इक्वल है, या फिर आपके पास इसकी रेशो 1 से लेसर है, या 1 से ग्रेटर है। अब अगर तो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है N/Z वो इंक्रीज करे तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे जो पिंक में मैंने मेंशन किया, जो ऊपर वाला ग्राफ है कि N और Z उसकी रेशो इंक्रीज कर रही है, तो ये बच्चे रिप्रेजेंट करती है हैवियर न्यूक्लियस को। किन्हें रिप्रेजेंट करती है, ये आपके हैवियर जो न्यूक्लियस होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। और हमारे पास अगर ये रेशो N/Z की ग्रेटर हो जाए 1.6 से, तो फिर ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है कि वो हैवियर तो हैं लेकिन वो रेडियो एक्टिव भी हैं। तो दीज न्यूक्लियस आर नोन एज रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो मेन चीज इस ग्राफ के अंदर और इसमें जो बताने वाली है वो ये है कि हम जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देखते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो से देखते हैं। अगर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1.6 है
तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का मतलब वहां पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वो डोमिनेट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो यूरेनियम को, यूरेनियम 23592, तो यूरेनियम 23592 में आप जरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करें। यूरेनियम 23592 में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो क्या आपके पास आएगा, आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे वो 92 आएंगे और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, वो 235 माइनस 92 होंगे। कितने होंगे ये, अगर 235 में से 92 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 143 आएगा। अब जरा 143 को डिवाइड कर दें 92 से तो आपकी जो रेशो आती है उससे पता चलता है कि न्यूक्लियस आपके पास स्टेबल कितना है। क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है ना उसको करने से 1.55 आती है जो 1.6 के इक्विवेलेंट है। और अगर आपके पास ये 235 की जगह 238 हो जाए आपकी रेशो मजीद बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो से देखी जाती है और जितनी ये रेशो बढ़ती जाएगी उतना न्यूक्लियस हैवियर होता जाएगा और उतनी हमारे पास जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है। और 1.6 वो वैल्यू है जहां पर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो जाएगा, अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ग्राफ आपसे पूछा जाए तो इस ग्राफ में अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन हो कि इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है, तो इसकी स्लोप आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो के इक्वल है, जो न्यूक्लियस की ओवरऑल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता। तो ये बच्चे ओवरऑल आपके पास बातें हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी बातें कही वो न्यूक्लियस के बारे में ही कही कि न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का रेडियस, उसकी स्टेबिलिटी, उसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, किन के दरमियान होती हैं, वो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो न्यूक्लियस को कौन बाइंड करता है, वो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करती है और ये फोर्स स्मॉल डिस्टेंस तक भी अप्लाई होती है। चाहे आपके पास दो प्रोटॉन हो एक ही डिस्टेंस पे, ये बात याद रखिएगा, चाहे दो न्यूट्रॉन हो या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, सेम डिस्टेंस पे अगर एक न्यूक्लियस के अंदर ये तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं, आपसे पूछा जाए कि कहाँ न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगी तो याद रखिएगा कि तीनों के अंदर हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास अगर एक ही डिस्टेंस के ऊपर दो लेट से न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन और आपके पास एक प्रोटॉन है या दो प्रोटॉन है, ये तीन मैंने आपके पास एग्जांपल दी, तीनों में अगर आप देखते हो डिस्टेंस को तो तीनों में डिस्टेंस इक्वल है और तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ स्ट्रांग होगी तो याद रखिएगा इन तीनों में आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इक्वल है। तो एक डिस्टेंस पे रहते हुए आपकी न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती विद इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है। तो न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो जो मैंने बात ऊपर कही थी ना कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, तो वो बात यहां पर है कि ये आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है ये डिस्टिंग्विश नहीं करती, डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब हर एक के लिए एक डिस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या रहती है, वो सेम रहती है। और अगर नेट फोर्स पूछी जाए हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर तो बड़ा आसान सा आंसर होगा कि अगर तो न्यूक्लियस स्टेबल है तो नेट फोर्स आपकी न्यूक्लियर फोर्स है, अगर तो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, तो नेट फोर्स क्या है आपके पास, न्यूक्लियर फोर्स। और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो नेट फोर्स कौन सी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्योंकि नेट फोर्स कैसे आती है, डिफरेंस है, जो चीज ज्यादा हो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कोई लाइटर न्यूक्लिया है तो लाइटर न्यूक्लिया स्टेबल है, उसमें नेट फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। और अगर एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उसमें नेट फोर्स क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो कम होने से न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो अगर आपके पास कम हो रही है ये न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी को शो नहीं करता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो बढ़ रही हो
तो फिर ये न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी को शो करता है। ये ग्राफ किस तरफ कर्व होगा ये आपको पता चलेगा आगे जाकर, जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, तो वहां पर आप देखोगे कि हमारे पास जब बीटा डिके है तो बीटा डिके में या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं या प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो वो किस तरफ डेविएट करेगा ग्राफ, वो डिके डिपेंड करेगा हमारे पास डिके के ऊपर। तो ये आगे जाकर ये पॉइंट आपका क्लियर होगा जब मैं बीटा डिके की बात कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे, और हमें अक्ल दे थोड़ी सी कि हम अपने आप को बदलें, जो चीज़ हमें रोज़ समझाई जाती है हम उस पर अमल करें। अल्लाह हाफिज़।